नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और आज अपन वापस आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का अपना टॉपिक है दोस्तों कृषि। ये शब्द आपके लिए बहुत ही कॉमन शब्द होगा, कृषि या एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऐसी फैमिलीज से बिलोंग करते होंगे जो कि कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होंगे। तो आज अपन सबसे पहले यही बात करने वाले हैं। पहले अपन 5 मिनट में बेसिक देखेंगे कि कृषि का क्या मामला है, फिर आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं भारत में, अपन मेन फोकस अपना उन पे रहेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि का महत्व। तो दोस्तों भारत में कृषि का महत्व, तो आपको वैसे तो ये चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट आउट करवाता हूं कि भारत में कृषि का क्या स्पेशल महत्व है, कैसे है। तो सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय आय में योगदान। पहला पॉइंट अपन बोलेंगे राष्ट्रीय आय में योगदान। ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय आय में योगदान। तो कृषि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का योगदान देश की आर्थिक विकास में सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में अगर किसी सेक्टर का हाथ है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर आता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भारत की जीडीपी का सर्वाधिक प्रतिशत क्या करता है, अपनी हिस्सेदारी रखता है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय आय में तो योगदान देते ही है, साथ ही साथ रोजगार में योगदान। आज भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रोजगार में भी सबसे ज्यादा योगदान है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगिक विकास में योगदान, औद्योगिक विकास में योगदान। ठीक है, औद्योगिक विकास में योगदान कैसे है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गैर खाद्यान्न फसलें होती है, ऐसी फसलें जो कि अपन खा नहीं सकते जिनको, जैसे कपास है, जूट है, तो ये जो फसलें होती हैं इन्हें कहते हैं खाद्यान्न फसलें। अभी अपन आगे जस्ट एक ब्रीफ पढ़ने वाले हैं कि फसलों के प्रकार। ठीक है, तो जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं, कपास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कपास जाता है, तो वो कपास आपकी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आपके कच्चे माल, कोई भी कच्चा माल, अब जैसे शुगर कैन है, गन्ना है, गन्ने से आपकी चीनी बनती है, तो चीनी की जितनी भी इंडस्ट्री है, चीनी जो मिल्स है, शुगर मिल्स हैं जितनी भी, उनका व्यापार किस पे टिका हुआ है, शुगर कैन की, गन्ने की खेती पे। तो ये सब औद्योगिक विकास में योगदान की एक क्या है, हिस्सा है, क्योंकि औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र में जितना भी कच्चा माल जाता है मोस्ट ऑफ दी कहां से जाता है, आपका कृषि क्षेत्र से। दूसरा है विदेशी व्यापार में महत्व। अब आप सोचेंगे कि कृषि का विदेशी व्यापार में कैसे महत्व है, विदेशी व्यापार में महत्व। ठीक है, अब आप सोचेंगे कृषि का विदेशी व्यापार में कैसे महत्व है, तो भारत में कई जो फसलें हैं, कई जो ऐसे उत्पाद अपने यहाँ पे भारत में उगते हैं, ऐसी फसलें कई उगती हैं भारत में जिनकी पूरे के पूरे विश्व में डिमांड है, वैश्विक उनकी क्या है, डिमांड है। तो ऐसी फसलें कौन कौन सी है, काजू की, रबड़ की, चाय की, कॉफी की, आपका तेल है, ऑयल्स हैं। ठीक है, और भी बहुत टाइप की फसलें हैं, स्पाइसेस, मसाले। ठीक है, जिसमें काली मिर्च आती है, आपके जीरा आता है आपका। ठीक है, और भी बहुत सारे मसाले जो कि
अपन क्या करते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, विदेशी व्यापार में भी इसका महत्व है। अब दोस्तों अपन आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं अपन फसलों के प्रकार, ठीक है, या फिर फसलों का वर्गीकरण भी अपन इसको कह सकते हैं, फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो फसलों के वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, नगदी फसलें या फिर कैश क्रॉप्स, नगदी फसलें या कैश क्रॉप्स। अब नाम से ही पता लग रहा है नगदी फसलें क्या हैं, ऐसी फसलें जिनको बेचने पर आपको मतलब ज्यादा पैसा प्राप्त होता हो। कैश मतलब वो कैश ओरिएंटेड ही फसलें होती हैं, जैसे आपकी जूट है, गन्ना है, ठीक है। अब गन्ना ऐसे थोड़ी, गन्ना पूरे खेत में उगा लिया और उसको सब खाने के लिए यूज में ले रहे हैं गेहूं की तरह। तो ये कैसी हुई, नगदी फसलें हुई। काजू हुई और आपका कपास हुई, तंबाकू हुई, ये सारी कैसी फसलें हैं, नगदी फसलें, ठीक है। दूसरी है व्यापारिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलें, ठीक है। ऐसी फसलें जो कि आपके व्यापार में उपयोग होती है, मतलब व्यापार, ट्रेड बहुत ज्यादा इन फसलों में होता है। तो कौन कौन सी फसलें हैं, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स में कौन कौन से आ गए आपके सारे, मस्टर्ड ऑयल आ गया, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, सोयाबीन हो गए। तो ये सब चीजें क्या हैं, आपके तिलहन में आते हैं। मूंगफली वगैरह ये सब आपके तिलहन में आते हैं। इसके बाद गन्ना है, चुकंदर है, जूट है और चाय है और कॉफी है। तो ये सारी जो फसलें हैं ये सारी आपके कमर्शियल फसलें कहलाती हैं। इसके बाद कौन सी आती है दोस्तों, खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें हैं तो खाद्यान्न फसलें जिनको अपन मोस्टली खाने के लिए उगाते हैं। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अपने गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब कैसी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, अब खाद्यान्न फसलों को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रमुख खाद्यान्न फसलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें। दूसरे क्या है, दूसरे हैं मोटे खाद्यान्न या फिर जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं, ठीक है। मोटे खाद्यान्न या मोटे खाद्यान्न लिख लेते हैं, चलो, मोटे खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न और इसका तीसरा पार्ट क्या होगा, लघु खाद्यान्न। भाई प्रमुख खाद्यान्न में तो क्या आ गया, गेहूं और चावल जो कि प्रमुख खाद्यान्न है। मोटे खाद्यान्न जैसे बाजरा है, आपका मक्का है, आपका ज्वार है, ये किस में आते हैं, आपका मोटा अनाज जिसको बोला जाता है या मोटे खाद्यान्न। और लघु खाद्यान्न क्या होते हैं, लघु खाद्यान्न वो खाद्यान्न होते हैं जिनको खाया तो जाता है लेकिन कंपैरेटिवली आपके कम खाया जाता है, किनके, प्रमुख खाद्यान्न फसलों के। जैसे है मड़ुआ, जिसे रागी भी बोलते हैं, रागी आपने सुना होगा, या फिर सावके हैं, चना है, और भी कई फसलें होती हैं जो कि आपके रीजनल होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में। जैसे रागी है, ये महाराष्ट्र के साइड, आंध्र प्रदेश की साइड ज्यादा उगता है। तो ये क्या है, फसलों का वर्गीकरण हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि भारत में फसल बोने का टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल, इसे शीतकालीन फसल कहते हैं, ठीक है, शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन है ये। खरीफ की फसल कैसी होती है, खरीफ की फसल होती है ग्रीष्मकालीन। अपन इसको, ये मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल, इसका मतलब टाइम पीरियड रहता है परिपक्वता का, ग्रीष्मकालीन। और ये क्या होती है, वर्षाकालीन,
ये क्या होती है? वर्षाकालीन। तो रबी की फसल की अगर बात करें तो इसकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, बुवाई और कटाई। ठीक है, इसकी बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। इसकी बुवाई कब होती है? जून जुलाई में। ठीक है, और वर्षाकालीन, अब वर्षाकालीन है तो आपको पता है मार्च अप्रैल में वर्षा स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है। अब बात आती है कटाई की, तो मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है रबी की फसल की। इस टाइम पे आपको पता है गेहूं कट रहे होंगे, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में आपका खरीफ की फसल की कटाई होती है, और जायद की फसल की हो जाती है और जायद की फसल की कटाई कब हो जाती है? जायद की फसल की कटाई हो जाती है जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनका बुवाई और कटाई का टाइम पीरियड हो गया। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, चना, जौ, सरसों, गेहूं, चना, ठीक है, जौ, सरसों। ठीक है, तो ये फसलें किस में आती हैं? आपके रबी की में। खरीफ की फसल में आपकी क्या आती है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का। ये फसल किस में आती है? आपके खरीफ की फसल में। और जायद की फसल में क्या आती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ठीक है, तरबूज, खरबूज, ठीक है, ककड़ी वगैरह। तो ये सारी फसलें किस में आती है? आपके जायद की फसल में आती है। तो ये तो दोस्तों क्या हुआ? फसल का पैटर्न हुआ। अब अपन दोस्तों बात करेंगे भारत में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि क्या मुहैया करवाती है? जो कि मुहैया करवाती है आपके कृषि साख से संबंधित संस्थाएं अपन कह सकती हैं, जो कि मतलब ऋण मुहैया करवाती हैं। किन्हें ऋण मुहैया करवाती हैं? किसानों को ऋण मुहैया करवाती हैं। तो कृषि साख से संबंधित संस्थाओं में सबसे पहला आता है नाबार्ड। क्या आता है? नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? मतलब ये बैंक बनाया गया था एक भारत सरकार द्वारा, जो कि किसके लिए था? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति। ठीक है, कब? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पे, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पे की गई। सिफारिश, इसकी स्थापना
12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपके महत्वपूर्ण जानकारी है। 12 जुलाई 1952 शिवरमन सिंह समिति और इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से क्या था, बैंकों के डेवलपमेंट के लिए, बैंकों के डेवलपमेंट नहीं, कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, आपके किसी गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। गांवों का विकास हो, आपके कृषि क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि गांवों का विकास होगा तो कृषि क्षेत्र का तो विकास हो गई। अब इसके बाद आता है नाबार्ड के बारे में पढ़ लिया। नाबार्ड के बाद आपके आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्या आते हैं? आरआरबीज, जिन्हें अपन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो 1975 में ग्रामीण बैंकों के संबंध में क्या किया गया? इसका स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना, अब ये कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं है दोस्तों, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको समझाता हूं, आप पहले ये समझिए। इसकी शुरुआत कब की गई? 1975 में। इसकी शुरुआत 1975 में की गई। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब हर क्षेत्र में एक पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक खोलने के लिए क्या की गई? एक संस्तुति की गई कि आप हर क्षेत्र में ग्रामीण बैंक खोलिए। जैसे राजस्थान में 2 ग्रामीण बैंक काम करते हैं, एक तो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और एक है बड़ौदा ग्रामीण बैंक। ठीक है, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो ये 2 प्रकार के क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ऐसे ही हर राज्य में अलग अलग क्या होते हैं? आरआरबीज होते हैं, जो कि वहां के पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र के और कृषि के विकास में क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये तो बात थी आरआरबीज की। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं और आगे अगली संस्था है कापार्ट, CAPART, कापार्ट क्या होता है? ठीक है, कापार्ट क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, मतलब लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद। लोक कार्यक्रम एवं, देखो कापार्ट क्या है? मतलब एक तरीके से जो कॉमन पीपल इसमें क्या करे? पार्टिसिपेट करे। लोक कार्यक्रम है एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद, एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद, प्रौद्योगिक विकास परिषद। तो लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक परिषद या फिर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया। इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या कर दिया गया? इसकी स्थापना कर दी गई। कहां पे कर दी गई? मतलब मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय इसका है दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है कापार्ट का?
दिल्ली में है। ठीक है, कापार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली भी कह देते हैं अपन। ठीक है, इसमें 9 प्रादेशिक समिति केंद्र स्थापित है, जिसमें जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़, ये 9 प्रादेशिक क्या है? केंद्र हैं। इसके तहत 9 प्रादेशिक केंद्र है, तो उनको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़, ये 9 प्रादेशिक केंद्र हैं जो कि इसके अंतर्गत क्या किए गए? इसके अंतर्गत उनकी स्थापना की गई। ये क्या है? कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी है, जो कि मतलब यहां पे नाम से ही पता लग रहा है ग्रामीण प्रौद्योगिकी, जो कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, जो रूरल टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप करने के लिए ये क्या करती है? इनिशिएटिव लेती है। ठीक है, तो ये तो थी बात कापार्ड की। अब अपन आगे चलते हैं और अब आता है बड़ा ही फेमस नाम ICAR। ICAR आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या आता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, कृषि अनुसंधान मतलब अनुसंधान यानी क्या होता है? रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मतलब ये कृषि क्षेत्र में नई रिसर्च करने के लिए क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को। स्थापना 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई। ये भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, ये राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष स्वायत्त संस्थान है, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। मतलब कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो वो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आगे आप फ्यूचर में एग्रीकल्चर जब साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो आप ICAR के अंडर में क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से संसाधनों का संरक्षण, उनका प्रबंधन, फसलों, पशुओं, मछली से संबंधित और भी जितने भी फील्ड कृषि के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में क्या करता है? ये रिसर्च के कार्य करता है। तो ये क्या था? ICAR या फिर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राइफेड, जो कि सहकारी विपणन संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सहकारी विपणन संस्थाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ट्राइफेड। क्या आता है? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है ये ट्राइबल्स लोगों के लिए। ट्राइबल जो जनजातीय समूह होते हैं, ठीक है, जो जनजातीय समूह होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म अपन क्या बोलेंगे? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मैच नहीं कर रही होगी इससे, लेकिन इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है,
तो ये क्या है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में क्या कह लेंगे, ट्राइबल सहकारी कोऑपरेटिव। ठीक है, मार्केटिंग, विपणन यानी मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग का काम करती है, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना अप्रैल 1988, ठीक है, मतलब अप्रैल 1988 से इसने अपना काम प्रारंभ कर दिया था। अप्रैल 1988 से कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, अप्रैल 1988 से इसने क्या किया, अपना कार्य प्रारंभ किया। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, उसी टाइम इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो ट्राइफेड को पेड़ों तथा वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, मतलब इकट्ठा कर सकता है। प्रसंस्करण, मतलब उसको आप प्रोसेस्ड फूड आता है, जैसे चिप्स है, आलू की चिप्स क्या है, वो एक प्रोसेस्ड फूड है, तो उसे हिंदी में कहते हैं प्रसंस्कृत खाद्यान्न। ठीक है, तो प्रसंस्करण कर सकता है, ठीक है, प्रोसेस्ड कर सकता है किसी भी आइटम को, भंडारण स्टोरेज कर सकता है, और उसका डेवलपमेंट, ये सारे काम। तो इसके काम क्या है, एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण व विकास। ठीक है, वह विकास। तो ये काम क्या है, ट्राइफेड के हैं। ठीक है, और ये मेनली किसको, जनजातीय जो समूह है, जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापार। अब क्या होता है, जो जनजातीय लोग होते हैं, भाई पहले की बात है, पढ़े लिखे कम होते थे, और आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वो अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे कम हैं, तो वहां पर क्या है, जो निजी संस्थान है वो उनको पागल ना बनाए, इसलिए ये ट्राइफेड की स्थापना हुई। अब ट्राइफेड के बाद अपन बात करते हैं नाफेड की। ट्राइफेड के बाद बात करेंगे नाफेड की। ठीक है, NAFED। तो NAFED क्या है, यह है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी होता है दोस्तों मार्केटिंग करना किसी चीज को बेचने के लिए, विपणन संघ। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो जो काम ट्राइफेड का था, ट्राइफेड क्या है, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको वो ज्यादा सपोर्ट करती है, और जो नाफेड है, नाफेड एक कॉमन संस्थान है जो कि सभी के लिए क्या करती है, इसका काम मार्केटिंग वगैरह का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना 1974 में। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1974 में हुई थी। दूसरी चीज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दलहन तिलहन सब्जियों और मसालों, दलहन तिलहन सब्जियां और जो मसाले होते हैं, ठीक है, जो मसाले हैं उनका क्या करना, उनकी एक तरीके से नोडल एजेंसी के रूप में, मसालों की नोडल एजेंसी, ठीक है, मतलब नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्यरत है। तो ये क्या था, नाफेड। अब अपन आगे बात करते हैं नाफेड के बाद एनसीडीसी। क्या है, एनसीडीसी। एनसीडीसी क्या है दोस्तों, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास
निगम, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो कि किसका काम करती है, आपके डेवलपमेंट का काम करती है। इसकी स्थापना 1963 में हुई। स्थापना कब हुई? 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन की गतिविधियां, वही जो काम ट्राइफेड का था। क्या था? प्रसंस्करण, भंडारण, ठीक है, एकत्रीकरण, ये क्या है इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। और विपणन, मार्केटिंग भी ये करती है, वह विपणन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कार्यों में से है। अब अपन आगे बात चलते हैं अपेडा, जो कि अपना लास्ट है पॉइंट। इन संस्थाओं में क्या है? अपेडा। क्या है? अपेडा। अब दोस्तों अपेडा क्या है? अपेडा है कृषि एवं संवर्धित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। क्या है? एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ठीक है। तो इसका काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड की डेवलपमेंट ऑथोरिटी है। तो मतलब कृषि से संबंधित जितने भी खाद्यान्न होते हैं और प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, जो कि आपका पैकेट बंद होता है, जिसको अपन प्रिजर्व फूड भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। स्थापना 1986 में हुई थी। दूसरी बात कि ये भारतीय कृषि उत्पादों एवं संकरित बीज, जो हाइब्रिड बीज होते हैं, उनके विकास को भी ये प्रोत्साहन देता है। तो दोस्तों ये तो बात थी जो कृषि से रिलेटेड विपणन संस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो विपणन संस्थाएं कृषि से रिलेटेड जो होती हैं, ये तो उनकी बात थी। अब अपन बात करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी क्या है योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार की है। तो सबसे पहली योजना है जो कि बड़ी फेमस है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आप अपनी फसल का क्या करवा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं, तो आपकी फसल पे अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किसी भी, जैसे बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, ओले गिर गए या फिर आग लग गई, किसी भी कारण से, अगर आपकी किसी भी कारण मतलब जो आपके बीमा की शर्तों में है, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई? शुरुआत, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और ये एक मौसम एक दर का प्रावधान किया गया। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। इससे पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, उसको इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो ये तो क्या थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसकी मुख्य बातें क्या है? देखो, किसानों के लिए एक मौसम एक दर यथा खरीफ फसल के लिए
प्रीमियम दर 2% रखी। प्रीमियम देना होता है ना, अपन इंश्योरेंस करवाते हैं तो। रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%। तो अपन इसको मतलब लिखें तो खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, ठीक है। और अगर कैसी फसलें हैं, अगर वो वाणिज्यिक फसलें हैं या बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलें, तो उसके लिए 5% क्या होगा, ये प्रीमियम की दर है, ठीक है, जो आपको प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है। और इसमें क्या है, फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि में अगर चक्रवातीय वर्षा या फिर बेमौसम बारिश और भी आपसे इससे रिलेटेड खतरों को ये क्या करता है, उसमें जोड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या कहती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम से पता लग रहा है कि किससे रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है, आपके इरिगेशन से रिलेटेड है। कब की गई स्टार्टिंग? 2 जुलाई 2015 को। शुरुआत 2 जुलाई 2015 को क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। दूसरी चीज, इसका क्या था मामला कि इस योजना में 3 मंत्रालय, एक तो जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यों को क्या किया गया, एक तरीके से इंटीग्रल कर दिया गया, उनको एकीकृत कर दिया गया, समेकित कर दिया गया। और इस योजना में अगले 5 वर्षों के लिए 2015-16 से 2019-20 से, अब तो एक तरीके से कह सकते हैं खत्म हो गया वो, तो 50,000 करोड़ रुपए क्या किए गए थे, आवंटित किए गए थे, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख उद्देश्यों में क्या था? योजनाबद्ध तरीके से खेतों में जल पहुंचाना, ठीक है, खेतों में बिल्कुल जल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे, हर खेत को क्या मिले, सिंचाई का पानी मिले, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन, जलाशयों का पुनर्भरण, जितने भी जलाशय हैं उनका क्या किया जाए, रिफिलमेंट किया जाए, और जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ साथ भूमि जल सृजन। तो ये सारे कुछ क्या थे, इसके उद्देश्य थे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक स्कीम आती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब ये क्या योजना है, इसमें क्या है, भारत सरकार ने मृदा सॉइल की टेस्टिंग करके एक मृदा कार्ड दिया जाता था, ठीक है। 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत 19 फरवरी 2015। इसमें क्या होता था कि जो मृदा होती थी, किसी पर्टिकुलर किसान के खेत की जो मिट्टी होती थी उसका टेस्ट करते थे साइंटिस्ट लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको एक किसान सॉइल कार्ड देते थे, ठीक है। क्या देते थे, उसका सॉइल कार्ड देते, सॉइल हेल्थ कार्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है। और वो सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग जो वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो उनको सलाह देते हैं कि आपको ये फसल उगानी है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने कृषि से संबंधित पूरी आपको जानकारी प्रदान की गई। तो धन्यवाद, मिलते हैं।